ओके, तो देखो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में क्या बोला मैं, द बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उसको बोला गया प्राइवेट सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है ये एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है क्योंकि इसको ओन कर रहा है एक प्राइवेट इंडिविजुअल। बात समझ में आया कि नहीं आया? रोटरी पब्लिक स्कूल या फिर संस्कार स्कूल या फिर विकास स्कूल विच इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको हम कौन सा जगह में रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की जगह में रखेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग का जो दुकान है या जो भी तुम्हारे पापा मम्मी का बिजनेस हो सब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में आएगा क्योंकि दैट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्लियर हुआ? तो अब ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उसको डिवाइड कर दिया गया कितने टाइप में, बोलो? बताया था लास्ट क्लास, उसको डिवाइड कितना टाइप में कर दिया था? लास्ट क्लास बताया था, जो मैं चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। क्या क्या बोलो? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या बोलो? सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप, क्या? उसके बाद कंपनी, क्या? उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एक तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्या? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये सब तो हो गया है ऑलरेडी, समझा चुका हूँ कि ये सब चीज़ क्या है, इसके ऊपर मैं और नहीं बताऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिक कितना है, बोलो? जिसका मालिक है एक। पार्टनरशिप में दो से ज़्यादा मालिक, दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर बिजनेस चला रहे हो गया पार्टनरशिप। बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। कंपनी क्या था बता दिया था, हब क्या, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद देखो नेक्स्ट है क्या, बोलो? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या बोलो? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब क्या? द बिजनेस विच इज ओन्ड, द बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो बिजनेस का मालिक कौन है, बोलो? जो बिजनेस का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोले? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। समझ में आया? जैसे एग्जांपल क्या दिया था लास्ट क्लास, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इंडियन रेलवेज जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जाएगा, है ना? इंडियन पोस्ट ऑफिस, यस और नो, वो क्या है, बोलो? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है क्योंकि उसका मालिक कौन है, बोलो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस और नो? आरबीआई का मालिक कौन है, बोलो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो है वो किस में जाएगा, बोलो? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जाएगा। तो द बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो बिजनेस हाउसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसका मालिक है उसको हम बोल देंगे क्या, बोलो? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोल देंगे। कौन कौन बच्चे मेरा बात समझ गए? क्लियर? अब ये जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसको डिवाइड किया गया 3 टाइप में। कितना टाइप में डिवाइड किया गया? क्लियर? 3 टाइप में डिवाइड किया गया। यानी पहला हो गया क्या, बोलो? बताया था, बोलो? पहला डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा क्या बताया था? स्टैट्यूटरी, क्या? स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी, क्या? अब तीनों में मैं बेसिक डिफरेंस एक तो बताया था। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में क्या बोला? दीज आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन, दीज आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। 2 टाइप के गवर्नमेंट है यहाँ पर, एक तो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कर रखा है, बोलो? डिपार्टमेंट बना रखा है। जैसे इंडियन रेलवेज, इसका एग्जांपल क्या है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का? एक एग्जांपल लिखो, इंडियन रेलवेज। क्या? इंडियन रेलवेज जो है इंडिया का एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिसके लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री रखा जाएगा। जिसके लिए क्या रखा जाएगा? एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। जैसे इंडियन रेलवेज के लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, नाम क्या उसका? अश्विनी वैष्णव। क्या? अश्विनी वैष्णव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जो है रेलवे मिनिस्टर, उसका काम क्या है? उसका काम है वो रेलवे डिपार्टमेंट को संभालेगा। अब ये जो रेलवे डिपार्टमेंट से यानी रेलवे से इंडिया जो भी कमाएगा वो सब कहाँ जाएगा, बोलो? सरकार का ट्रेजरी में जाएगा। सरकार का
रेलवे को जो भी फाइनेंस चाहिए होगा, फाइनेंस कौन देगा बोलो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। कोई भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आज अगर मान लो, आज रेलवे से अगर मान लो कोई जमीन एक्वायर किया, स्टेशन बनाने के लिए जमीन एक्वायर किया, मान लो रेलवे पटरी डालने के लिए जमीन एक्वायर किया, तो रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब जो भी कर रहा है वो भारत सरकार ही कर रहा है। समझ पाना? दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं लास्ट क्लास तुम्हारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के विषय में नोट्स लिखा दिया था, नोट्स निकालो उसका नोट्स निकालो फटाफट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का नोट्स निकालो। लिसन, क्या बोला था मैं? डिपार्टमेंट एक एक करके एक लाइन पढ़ते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरा बात। फोटो खींच लो तो ले रहे हैं, फोटो सेंड कर दो इन लोग को, ग्रुप पे सेंड कर दो ना। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देखो, दीज आर द ओल्डेस्ट फॉर्म, दीज आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सबसे पुराना है बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। समझ में आया? These undertakings are considered as the departments of the government. These undertakings are considered as the departments of the, ये गवर्नमेंट के एक एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के एक एक क्या हो गया अचानक मेरे को? हाँ अरे नहीं, 2 मिनट पहले पूरा ठीक था, अभी अचानक से सर्दी खांसी के पानी निकलने लगे। एसी के लिए नहीं है, कुछ स्ट्राइक कर दिया शायद। क्या फैल गया? देखो देखो ध्यान, 7 These are the oldest form of department public sector enterprises and the departmental undertaking is considered as one of the departments of the government। लोग क्या होता है बोलो? गवर्नमेंट के एक एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, जैसे क्या है बोलो? रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे डिपार्टमेंट का हेड कौन है? रेलवे मिनिस्टर। समझ में आया? वैसे एविएशन डिपार्टमेंट, एविएशन डिपार्टमेंट का हेड कौन है? एविएशन मिनिस्टर। जैसे तुम्हारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, उसका हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। बात समझ में आ रहा है? रेलवे का भी बजट जो निर्मला सीतारमण निकालती है वो कैसे? नहीं, रेलवे का बजट निर्मला सीतारमण नहीं निकालती, रेलवे मिनिस्टर निकालता है। तो वो खाली क्या, खाली ये बजट निकालती है? रेलवे बजट निकालते हैं, उसमें रेलवे में कितना कमाई हुआ, सब चीज़ का ब्यौरा दिया जाएगा संसद में, पार्लियामेंट में। बस देती है बस। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो ध्यान से सुनो मेरा बात, लिसन। तो देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस मतलब वो लोग गवर्नमेंट ही है। आज अगर मान लो मैं रेलवे डिपार्टमेंट में केस कर रहा हूँ, तो एग्जांपल दिया था ना, आज अगर मैं रेलवे पे केस कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं रेलवे डिपार्टमेंट में केस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट केस कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। यानी जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनके पास ऑटोनोमस नहीं है, उनके पास क्या नहीं है बोलो? ऑटोनॉमी नहीं है, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। बात को समझो, वो लोग जो कुछ भी करेंगे गवर्नमेंट के अंडर में रह के करेंगे और गवर्नमेंट जैसा बोलेगा उनको वो चीज़ करना पड़ेगा। वो लोग जो भी कमाएंगे गवर्नमेंट को देंगे, उनके पास जो भी पैसा फाइनेंस के तौर पे आएगा गवर्नमेंट ही उनको फाइनेंस करके देगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज। यानी जो भी रहता है एक मिनिस्टर ही पूरा एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को क्या करता है बोलो? कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, रेलवे मिनिस्टर रेलवे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, एविएशन मिनिस्टर एविएशन डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट, दे आर ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ द, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। वो लोग गवर्नमेंट के ही पार्ट है, उनका कोई लीगल पावर अलग से नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द, होता है ना एक तो इंडिया में कितना सेशन होता है? पार्लियामेंट में सेशन कितना होता है बताओ? पार्लियामेंट में कितना सेशन होता है? 2 सेशन होता है। कितना सेशन? एक होता है बजट सेशन, क्या सेशन? और एक होता है मानसून सेशन, क्या? क्लियर हुआ? तो अभी जैसे बजट सेशन है वो सब होता है तुम्हारा अभी जनवरी फरवरी तरफ, एक मानसून सेशन अभी हो रहा है, जो हो रहा है वो कौन सेशन है? मानसून सेशन है। तो बजट सेशन में क्या होता है? जो
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर मिनिस्टर रहता है, वो अपना अपना डिपार्टमेंट का बजट फाइनेंस करवाता है। कहाँ से फाइनेंस करवाता है? पार्लियामेंट में। क्लियर हुआ? हाँ, अभी जो टाइम चल रहा है मानसून सेशन का टाइम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बजट सेशन होता है नवंबर दिसंबर के बाद। क्लियर हुआ? तो ध्यान से सुनो मेरा बात। तो एक रेलवे मिनिस्टर आया, रेलवे मिनिस्टर अपना रेलवे डिपार्टमेंट के लिए उसको जितना भी पैसा चाहिए वो किससे मिलेगा? उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा कहाँ से ला के दे रहा है? जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स के हिसाब से कमा रहा है, फीस के हिसाब से कमा रहा है, पेनल्टीज के हिसाब से कमा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्स है। क्लियर हुआ? जितना भी टैक्स से कमा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से कुछ पैसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स लोगों को क्या किया जाएगा? बोलो, एलोकेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एलोकेट किया जाएगा। आज जैसे मैं एक इनकम टैक्स होल्डर हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं जो भी इनकम कमा रहा हूँ उसके ऊपर मैं सरकार के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ। मार्केट से जो भी सामान खरीद रहे हैं उसमें भी हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम बोले जीएसटी। क्या बोले उसको? समझ में आया? और मैं जो डायरेक्ट टैक्स दे रहा हूँ दैट इज इनकम टैक्स हो गया। उसके बाद सरकार एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट पे टैक्स लगा रहा है। यस और नो? जितना भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, वो रेवेन्यू में से कुछ पैसा क्या करेगा? बोलो, हर डिपार्टमेंट को क्या करेगा? बोलो, वो एलोकेट करेगा। क्या करेगा? तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जितना भी पैसा मिलता है सब बजट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बजट से मिलता है। पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद मिलता है। ये डिपार्टमेंट लोग जितना भी रुपया कमाते हैं सब गवर्नमेंट का ट्रेजरी में जाता है। गवर्नमेंट का मतलब इंडियन रेलवेज को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो भी गवर्नमेंट से मिलेगा। इंडियन रेलवे से जितना भी पैसा कमाया जाएगा सब गवर्नमेंट के पास जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी डाउट? क्लियर बात? तो इनको क्या बोला गया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो स्टाफ्स होते हैं, जो क्या होते हैं? बोलो, हो गया? उनको बोला जाता है सिविल सर्वेंट। क्या बोला जाता है उनको? क्लियर बा? और सिविल सर्वेंट को बनना है तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर एग्जाम क्राइटेरिया हमको पास करने के बाद ही हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। बात समझ में आया? एनी डाउट? जल्दी बोलो। हो गया? उसके बाद देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो भी ऑडिट होता है, जो भी क्या होता है? ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट का मतलब क्या? इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। उसको कौन करता है? देखो बता देता हूँ, इसका नाम याद रखना, CAG। क्या? CAG मतलब कंट्रोलर। क्या? कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर। जितना भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है इनका ऑडिट कौन करेगा? इनका ऑडिट यानी इनका इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स कौन करेगा? बोलो, CAG करेगा। क्लियर? CAG एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे CBI एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वैसे इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम क्या है? बोलो, CAG। तो जितने भी पब्लिक कंपनीज हैं, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज हैं, जितने भी क्या है? बोलो, पब्लिक एंटरप्राइज हैं, उनका जो भी अकाउंट्स का इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन कौन करता है? CAG करता है। कौन करता है? और जितने भी प्राइवेट कंपनी है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनका इंस्पेक्शन करता है अकाउंट्स का ICAI। कौन करता है? ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुमको कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का अगर अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करना है तो तुमको क्या, कौन सा इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा? और कोई अगर प्राइवेट सेक्टर लोगों का करना है तो तुमको कौन सा इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा? तुमको ICAI का मेंबर बनना पड़ेगा, या फिर वहां पर CAG में तुमको एग्जाम देके पास करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जानते हो, दिल्ली का CM, वो CAG में था। वो CA है क्या प्रोफेशन से? नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर था? CAG में था। कैसे CAG में पहुंचा? बाय पासिंग UPSC एग्जाम्स, बाय पासिंग UPSC एग्जाम्स, IAS एग्जाम, वो सब पास किया है, वो सिविल सर्वेंट बना, CAG में गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या क्या होगा? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लोगों का क्या किया? ऑडिट किया। ऑडिट किया मतलब अकाउंट्स का इंस्पेक्शन किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ध्यान से सुनो। तो क्या क्या फीचर बता दिया? सारा फीचर तो बता दिया। देखो, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। जो भी डिपार्टमेंट होता है अपना जो डिपार्टमेंट मिनिस्टर उसके कंट्रोल में ही रहता है। क्लियर हुआ? दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ द, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। वो लोग गवर्नमेंट के ही पार्ट है, वो लोग अलग नहीं है। क्लियर हुआ? उसके बाद दे आर फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट, दे आर फाइनेंस फ्रॉम द, जो भी पार्लियामेंट में एनुअल बजट पास होता है वो एनुअल बजट से ही उनको उनका फाइनेंस मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
उसके बाद जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी रेवेन्यू कमाता है वो गवर्नमेंट का ट्रेजरी में जाता है। ट्रेजरी मतलब जान रहे हो, गवर्नमेंट का संदूक में जा रहा है। यानी द रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? जो स्टाफ होते हैं उनको बोला जाता है सिविल सर्वेंट। क्या बोला जाता है? हो गया। उसके बाद इन लोग का ऑडिट सीएजी करता है एक, और ये लोग जितना रुपया कमाए वो सब कुछ पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। कहाँ पर डिस्कस होता है? ऑपोजिशन पार्टी वाले बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, इतना रुपया कम कैसे हो गया, हमारे टाइम में तो इतना कमाते थे, अभी ऐसे हो गया। जो कुछ भी होगा इन लोग का, जो भी कमाई होगा, जो भी खर्चा होगा, सब पार्लियामेंट में इनको उस चीज़ का ब्यौरा देना पड़ेगा, यानी उस सब चीज़ का डिस्कशन होगा। बात समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दे कैन बी स्यूड इन द सेम मैनर। दे कैन बी स्यूड। स्यूड मतलब किसी के ऊपर जब हम केस करते हैं उसको बोलते हैं स्यू। क्या बोलते हैं? स्यू नहीं, सू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सू। दे कैन बी स्यूड इन द सेम मैनर एच वी आर सुइंग द गवर्नमेंट। एच वी आर सुइंग द, आज अगर मान लो मैं गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रहा हूं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आज अगर मैं गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट के ऊपर भी केस कर रहा हूं तो वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आएगी? नहीं बोलते हैं लोग, याद करो, आई विल सू यू इन द कोर्ट। इसका मतलब कोर्ट में देख लूंगा तेरे को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोर्ट में जो आदमी केस करता है उसको क्या बोलते हैं? मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ बेटा, ये सब ध्यान रखना। कोर्ट में जिसको, आज मान लो मैं वैभव के ऊपर केस किया तो मैं क्या हूँ? कोर्ट में अब दो पार्टी हो गए हम दोनों, मैं और वैभव। तो मेरे को कोर्ट में क्या बोला जाएगा? मेरे को बोला जाएगा प्लेंटिफ। क्या बोला जाएगा? प्लेंटिफ। और जिसके ऊपर हम केस कर रहे हैं उसको डिफेंडेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? सब पढ़ोगे सब फ्यूचर में, कॉमर्स में भी लॉ है, टेंशन मत लो, पढ़ोगे। क्लियर हुआ? तो ये समझ में, नहीं विक्टिम जो है वो सब ऐसे ही होता है। विक्टिम जब डिसाइड होने के बाद ऐसे ही कैसे विक्टिम तो बोलते हैं ना, मतलब अगर आप केस कर रहे हो। नहीं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट बोलते हैं। देखो तो मेरिट्स, देखो मेरिट्स क्या है? देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मेरिट्स, पहला मेरिट इजी फॉर्मेशन। क्या? कोई सरकार को कोई डिपार्टमेंट खोलने के लिए किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया में क्या क्या डिपार्टमेंट थे? रेलवे, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स। रेलवे, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स। उसके बाद एक तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, डिफेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे करके 5-6 डिपार्टमेंट थे, 10 डिपार्टमेंट। अभी तुम इंडिया का मिनिस्ट्री चार्ट खोल के देखो, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट बनाया गया, जैसे रूरल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद रोडवेज, एविएशन का अलग, वाटरवेज का अलग, समझ में, डिफेंस का अलग। मतलब जितना डिपार्टमेंट सरकार चाहेगा उतना डिपार्टमेंट अपने आप आराम से खोल सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट का परमिशन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? ज़्यादा एक जो लॉजिक बता रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ। एक सरकार ज़रा डिपार्टमेंट कब खोलता है? जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे ना, तो सबको मिनिस्ट्री क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? मिनिस्ट्री चाहिए। आज मान लो मोदी अकेले बहुमत में है इंडिया में, है ना, मोदी अपना खुद का मेजोरिटी में है, तो मोदी जो चाहेगा वो कर सकता है, 8 डिपार्टमेंट भी खत्म कर देगा। लेकिन मान लो 10 पार्टी मिल के सरकार बनाए है, किसी का 80 टो है, किसी का 40 टो है, किसी का 50 टो, ऐसे करके 272 का वो लोग एनडीए तो चलो हो गया, उसे तो पहले से बीजेपी पास पहले से है मेजोरिटी। मान लो 270 से 10 पार्टी मिलके की है। अब सबको चाहिए क्या? बोलो, एक डिपार्टमेंट चाहिए सबको। तो मोदी क्या करेगा? 10-12 डिपार्टमेंट बना लेगा, एक को सबको बांट देगा। बात समझ में आएगी नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बन रहा है। और डिपार्टमेंट बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। गवर्नमेंट जब भी चाहेगा अपना एक डिपार्टमेंट खोल सकता है। इसके लिए किसी का परमिशन भी नहीं चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं चाहिए, यानी आराम से कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम खोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोल सकता है। एनी डाउट? समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या दिया? बोलो, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ अंडरटेकिंग को जितना भी कंट्रोल करना है सब कौन कंट्रोल करता है? बोलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना के एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को अपॉइंट करके। यानी समझ में आया कि नहीं आया? एंड दीज आर सेंट्रलाइज सिस्टम। दीज आर, देखो 2 टाइप का सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब क्या? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमको बता रहा हूं, एक बिजनेस है
हो गया TCS, नाम सुने हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS कंपनी है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। मान लो उसके 100 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है? TCS के मान लो 100 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। क्लियर हुआ? TCS फॉलो करता है सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब TCS का जो हेड ऑफिस है, TCS का जो क्या है बोलो, हेड ऑफिस। मान लो TCS का हेड ऑफिस है बॉम्बे में, कहां पर? मुंबई में है। तो अगर दिल्ली ब्रांच में, कहां पर बोलो, दिल्ली ब्रांच में भी अगर कोई डिसीजन लेना होगा ना, तो वो डिसीजन मुंबई ब्रांच से लिया जाएगा। हैदराबाद ब्रांच में भी कोई डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन कहां से लिया जाएगा? मुंबई ब्रांच से लिया जाएगा। भुवनेश्वर ब्रांच में भी अगर मान लो कोई डिसीजन लेना होगा तो वो डिसीजन का जो रिपोर्ट आएगा कहां से आएगा? मुंबई ब्रांच से आएगा। यानी एक सेंट्रलाइज सिस्टम में एक बिजनेस का सारा डिसीजन हेड ऑफिस से होता है। कहां से होता है? तो उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। क्या बोला जाता है उसको? समझ में आया? डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब अगर मान लो TCS एक कंपनी है, उसे 100 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया और वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो हैदराबाद ब्रांच का डिसीजन हैदराबाद ब्रांच खुद लेगा, दिल्ली ब्रांच का डिसीजन दिल्ली ब्रांच खुद लेगा, रायपुर ब्रांच का डिसीजन रायपुर ब्रांच खुद लेगा। नो डाउट मुंबई हेड ऑफिस है, लेकिन हेड ऑफिस जो मुंबई है वो क्या दे रखा है बोलो? लिबर्टी दे रखा है अपने बाकी सारे ब्रांचेस को कि तुम अपना डिसीजन खुद से लो। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या है बोलो? सेंट्रलाइज सिस्टम है। मतलब आज अगर बरगढ़ में भी पटरी डालना होगा, इंडियन रेलवेज का बात करो, अगर मान लो बरगढ़ में भी एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा या एक पटरी भी डालना होगा, तो उसका भी पैसा कहां से आएगा? पूरा ऊपर से आएगा। ऊपर तक पास करेंगे, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे ऊपर तक, है ना। लेटर में कैसे भेजेंगे? सबसे पहले तो हम जो स्टेशन मास्टर है यहाँ का, बरगढ़ स्टेशन मास्टर, वो भेजेगा पहले जोनल में। कहाँ पर भेजेगा? डिवीजन में, सॉरी डिवीजन में भेजेगा। संबलपुर डिवीजन को लेटर भेजेगा कि मेरे यहाँ पर मेरे को प्लेटफॉर्म बनाना है। वहाँ पर पड़ा 15 दिन 20 दिन वो लेटर, फिर वो डिवीजन वाला जो है वो भेजेगा फिर किसको बोलो? जोनल वाला। वो किसको भेजेगा? समझ में आ रहा है? ईस्टर्न रीजन ऑफ रेलवेज कलकत्ता भेजेगा। क्लियर हुआ? फिर कलकत्ता वाला भेजेगा किसको बोलो? दिल्ली को। कलकत्ता में पड़े रहेगा, फिर दिल्ली जाएगा। दिल्ली में जाएगा वो मिनिस्टर देखेगा 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल के बाद, फिर वहाँ से पैसा आएगा 4 लाख रुपया। क्लियर हुआ? कलकत्ता आएगा पहले, कलकत्ता में कुछ खा जाएंगे, फिर कलकत्ता से कहाँ आएगा बोलो? संबलपुर आएगा, संबलपुर में कुछ खा जाएंगे, फिर आएगा बरगढ़। बरगढ़ में जब पैसा आएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये लोग क्या सोचेंगे? जो थोड़ा बहुत है खा ही लेते हैं, खत्म। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यानी कौन सा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर? सेंट्रलाइज सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी डाउट? तो सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पर मेरिट में लिखा है इफेक्टिव कंट्रोल। समझ में आया? ये मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करोगे तो कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में सारा है। आज मिनिस्टर के हाथ में सारा कंट्रोल है। उसको मान लो बरगढ़ को बुरा दिखाना तो बरगढ़ स्टेशन कचरा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके पास सारा कंट्रोल है। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम से डिमेरिट क्या है बोले? डिले इन डिसीजन। डिले इन डिसीजन लेने में डिले होगा, इफेक्टिव वर्क नहीं होगा। बात को समझो। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब हर डिपार्टमेंट में मिनिस्टर लोगों का क्या है बोलो? दबदबा है। तो फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि फंड्स देना लेना जब कौन कर रहा है बोलो? सब मिनिस्टर लोग कर रहे हैं। ये खाली लिखने के लिए है BST बुक में, समझ में आएगी नहीं? रियलिटी में बहुत कुछ अलग होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो अकाउंटेबिलिटी। क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी जो होगा उसका इंस्पेक्शन कौन करता है कि? CAG। और जो भी अकाउंट्स का रिपोर्ट निकल के आया है वो डिस्कस होता है कहाँ पर बोलो? पार्लियामेंट में। कहाँ पर? क्लियर हुआ? पार्लियामेंट का कौन सा सदन में डिस्कशन होता है? दोनों में हो सकता है। लोअर हाउस में भी हो सकता है, अपर हाउस में भी हो सकता है। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। वेरी गुड, जानते हो। पब्लिक रेवेन्यू क्या बोलो? जो भी रेवेन्यू कमाएगा सारा का सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट का ट्रेजरी में जाएगा। क्लियर हुआ? सीक्रेसी। क्या? देखो जैसे कुछ डिपार्टमेंट का अकाउंट्स को हम सीक्रेट रखा जाता है, कुछ डिपार्टमेंट का अकाउंट्स को क्या रखा जाता है? कुछ डिपार्टमेंट का अकाउंट्स को पब्लिक कर दिया जाता है। जैसे डिफेंस सेक्टर का जो अकाउंट्स है, किसका? डिफेंस का, उसको सीक्रेट रखा जाता है। आज अगर पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडिया इतना रुपया का सप्लाईज खरीदा है इतना कंट्री से, सारा नहीं बताया जाएगा, थोड़ा थोड़ा बस दिखाने के लिए। अब इंडिया क्या खरीद रहा है, अंदर कितना रुपये का खरीद रहा है, वो दूसरे कंट्री को पता चल सकता है। तो इंडिया पे वो लोग आकलन कर सकते हैं ना, इंडिया पास क्या है क्या नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो इसीलिए जैसे डिफेंस सेक्टर का, डिफेंस अंडरटेकिंग का जो भी अकाउंट्स है उसको सीक्रेट रखा जा सकता है। उसको क्या रखा जा सकता है? सीक्रेट। लेकिन जैसे रेलवेज है उसको ओपन कर सकते हैं हम लोग, उसको सीक्रेट रखने का क्या मतलब है? कोई सीक्रेट रखने का मतलब नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब डिमेरिट, डिमेरिट लिखवाया था, चलो लिखो डिमेरिट। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो गया। सेकंड लिखो लैक ऑफ मोटिवेशन, इनफ्लेक्सिबिलिटी का अंदर समझा दूंगा, खुद से लिख सकते हो। दूसरा लिखो लैक ऑफ मोटिवेशन, हो गया। तीसरा लिखो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट। उसके बाद 5 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रेड टैपिज्म, RED, रेड टैपिज्म, TAPISM, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब लिखो, इट रेफर्स टू डिले इन डिसीजन, इट रेफर्स टू डिले इन डिसीजन, इट रेफर्स टू डिले इन डिसीजन। हो गया। ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज, ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज। हो गया। द डिसीजंस इन द डिपार्टमेंट लिखो, द डिसीजंस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, द डिसीजंस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, the decisions in the departmental undertakings are delayed, the decisions in the departmental undertaking are delayed, हो गया। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, administrative formalities, paperwork, procedures etc. ओके। तो अपना डिमेरिट्स देखो, पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या? ये जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? क्योंकि हर जगह स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट चलता है अपना एक बना बनाया लॉ के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हर जगह में पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, हर जगह मिनिस्टर का कंट्रोल है। अगर मान लो कोई एक तो डिपार्टमेंट का कोई एक एम्प्लॉय अगर अच्छा करना भी चाहता होगा तो इसलिए उसको किसका परमिशन लेना है? गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, तो वहां पर वो फंस जाता है। क्लियर हुआ? तो इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे रूल से चलते आ रहा था वैसे ही रूल से वो चलते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलो? लैक ऑफ। अब रेलवे डिपार्टमेंट जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है। जो उनका सैलरी है उनको पता है काम करेंगे भी तो सैलरी उतना ही मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी उतना ही सैलरी मिलेगा। तो उनके लाइफ में एक मोटिवेशन नहीं है। क्या नहीं है बोलो? आज जैसे तुम TCS कंपनी में काम कर रहे हो, तुम अच्छा काम करो तो तुम्हारा सैलरी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। खराब काम करो तुमको निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर एक मोटिवेशन है कि अगर हम काम नहीं किए तो हमको निकाल दिया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वैसा कुछ नहीं है। समझ में आया? वहाँ पर मोटिवेशन है कमी। वहाँ पर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके मोटिवेशंस में क्या है बोलो? कमी है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है रेम्यूनरेशन टाइप का। उनको सैलरी मिल रहा है, उनका DA मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। क्लियर हुआ? डियरनेस अलाउंस का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डियरनेस अलाउंस? द अलाउंसेस गिवन टू एन एम्प्लॉई। अलाउंस का मतलब क्या है? अलाउंस का मतलब है मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी फॉर एनी स्पेशल पर्पस, फॉर एनी। समझ में आया? मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं एक गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है? बोलते नहीं है क्या? तुमको बताओ, पापा मम्मी जो जिसके पापा मम्मी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, गाड़ी भाड़ा का 5,000 रुपये अलग से देंगे, घर भाड़ा का 10,000 रुपये अलग से देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
उसके बाद कपड़ा लता आयरन मारने का 2000 रुपये अलग से देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी हर चीज़ के लिए अलग अलग से पैसा दिया जाए। बच्चों का एजुकेशन के लिए 5000 रुपये अलग से देंगे, उसको बोला गया अलाउंसेस। क्या बोला गया उसको? तो जैसे गवर्नमेंट कंपनी में, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या हो रहा है, डियरनेस अलाउंस बहुत दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस मतलब द अलाउंसेस गिवन टू एन एम्प्लॉय, द अलाउंसेस गिवन टू ए टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन, टू कोप अप विद द, यानी इन्फ्लेशन को कोप अप करने के लिए, यानी महंगाई को कोप अप करने के लिए जो अलाउंसेस दिया गया उसको बोला गया डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सैलरी कांस्टेंट रहेगा, महंगाई भत्ता ज़्यादा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? तो डियरनेस अलाउंस हो गया, उतना ही दिया जा रहा है, उसको लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, आराम से उसको अपना पैसा मिल रहा है, मस्त काम करे नहीं करे तो भी पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो चीज़ है इसमें क्या है बोलो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इसीलिए बेहतरी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है? तीसरा है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्रता, फाइनेंशियल का मतलब पैसा। कोई भी डिपार्टमेंट पैसे के मामले में स्वतंत्र नहीं है। पटरी भी तो बिछाना है तो भी गवर्नमेंट से पैसा लेना पड़ेगा, और अपना पैसा से अगर कर दिए तो वो पैसा डूब गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अपना पैसा से कुछ नहीं कर सकते। पहला बात, सब चीज के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होके रहना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट, देखो आज मैं तो एक पूरा एकदम प्रॉपर रीजन, प्रॉपर एक चीज बताता हूँ। देखो रेलवे डिपार्टमेंट का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। रेलवे डिपार्टमेंट को कौन चला रहा है? रेलवे में काम करने वाले सर्वेंट्स लोग, जिनको हम सिविल सर्वेंट बोल रहे हैं, उनका एक चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए क्या चीज़ का क्वालिफिकेशन चाहिए? MBA का। क्या चीज़ का क्वालिफिकेशन चाहिए? MBA का क्वालिफिकेशन चाहिए। मैनेजर लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होता है? MBA, बेसिक MBA। और कुछ लोग तो बॉर्न मैनेजर होते हैं। क्या होते हैं? बॉर्न मैनेजर। और एक होता है ट्रेंड मैनेजर। आज अगर मैं 5 साल का हूँ, 7 साल का हूँ, 8 साल का हूँ, दुकान में बैठ के सारा दुकान का सामान इधर उधर करके बेच बाच के नक्की कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं बॉर्न मैनेजर हूँ। लेकिन तुम धीरे धीरे अपने पापा के साथ दुकान में बैठने लगे, बैठ के तुम चीज़ को मैनेज करना सीख गए, तो तुम हो गए ट्रेंड मैनेजर हो गए। और तुम अगर MBA पास करके मैनेजर बने हो और काम करना सीख गए हो, तो उसको बोला गया क्वालिफाइड मैनेजर। क्या बोला गया उसको? बात मैनेजर बनने का है। तुम बॉर्न भी हो सकते हो, ट्रेंड भी हो सकते हो और क्वालिफाइड भी हो सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं है? लेकिन जो आदमी रेलवे डिपार्टमेंट समझा रहा है, संभाल रहा है, वो जिंदगी में कभी मैनेजमेंट नहीं किया है। समझ में आएगी नहीं? वो ना बॉर्न मैनेजर है, ना वो ट्रेंड मैनेजर है, ना वो क्वालिफाइड मैनेजर है। वो क्या है बोलो? पास्ट मैनेजर है। वो क्या है? एग्जाम पास्ट मैनेजर है वो। समझ में आया? वो कौन सा मैनेजर है? एग्जाम पास्ट मैनेजर। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? 11 12 पढ़ लिए, ग्रेजुएशन पढ़ लिए, हो गया बस। अब रेलवे का एग्जाम लगाने लग गए, रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ले, रेलवे का एग्जाम दे दिए, रेलवे एग्जाम में मिल गया। वो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है किसको क्या पता? ग्रेजुएशन कंप्लीट है, रेलवे का एग्जाम दे दिया, अब रेलवे डिपार्टमेंट में चला गया। रेलवे एग्जाम 2 टाइप का होता है, एक होता है टेक्निकल एग्जाम, एक होता है नॉन टेक्निकल एग्जाम। टेक्निकल एग्जाम में ट्रेन चलाओगे। क्या चलाओगे? ट्रेन चलाओगे। इसका ट्रेन का इंजन में तकलीफ हो गया तो इंजन को सुधारोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंजीनियरिंग का काम करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का काम करोगे। समझ में आया? वो हो गया तुम्हारा टेक्निकल वाला काम। नॉन टेक्निकल काम में स्टेशन मास्टर, सब स्टेशन मास्टर, TC, ये सब काम कौन सा है बोलो? नॉन टेक्निकल काम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी डाउट? तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों है बोलो? क्योंकि वो लोग द डिपार्टमेंट मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये भी एक तो बात रीजन है। गवर्नमेंट ऑफिशियल सब समझा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल लोगों का क्या है? काम करो नहीं करो पैसा तो मिलेगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। रेड टेपिज्म मतलब डिले इन डिसीजन, डिले इन ड्यू टू टू मच फॉर्मेलिटीज, ड्यू टू टू मच, यानी ज्यादा फॉर्मेलिटी के चक्कर में काम लेट हो जाता है। ज्यादा फॉर्मेलिटी के चक्कर में काम, उसको बोला जाता है रेड टेपिज्म। क्या बोला जाता है उसको? ये एक तो डिमेरिट है किसका? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ये एक पर्टिकुलर डिमेरिट है। कौन कौन बच्चे समझ के बताओ? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरा क्लियर? नेक्स्ट क्लास हम समझेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या समझेंगे? ओके।